हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने तुम लोगों का जो बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम का पैटर्न है, एक बेसिक फ्रेम हमने डिस्कस किया था। एंड अलग अलग यूरिन टेस्ट का उसका प्रोसीजर, उसका ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस डिस्कस किए थे। एंड एक अननोन शुगर से हमको कैसे प्रोसीड करना है, एक नॉन शुगर तक लेके जाना है, अलग अलग एग्जामिनेशन करके उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम वो सारे टेस्ट का प्रिंसिपल, थोड़ा बहुत ओसाजोन टेस्ट के बारे में एंड कुछ इम्पोर्टेंट एंड एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो तुम लोगों को क्रॉसिंग के दौरान या फिर वाइवा में पूछ सकता है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये प्रिंसिपल भी आसान ही है। तो ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड बारफॉन टेस्ट, ये तीनों का प्रिंसिपल मतलब लगभग सेम ही है। तीनों में एक ही फंडा है। ये तीनों में क्या हो रहा है, कॉपर 2+ जो है वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर 1+ तक। ठीक है, इसमें क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर है, बेनेडिक्ट एंड फेलिंग टेस्ट तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, और ये जो मोनोसेक्राइड है ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। सो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग मतलब वो रिड्यूस कर सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इन तीनों में जो रिएजेंट यूज़ करता है उसमें कॉपर रहता है। ठीक है, तो उसमें जो कॉपर रहेगा वो कॉपर कॉपर 2+ में रहता है। तो ये जो रिड्यूसिंग शुगर है, ये इस कॉपर 2+ को कॉपर 1+ में कन्वर्ट करते हैं, कॉपर 2+ से। ठीक है, तो ये जो कॉपर 1+ है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Cu2O कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और इसका कलर रेड होता है। तो इसीलिए इन तीनों में, बेनेडिक्ट में भी लास्ट में क्या आएगा, रेड कलर आएगा। फिनिक्स में भी रात में रेड कलर आएगा। बारफॉइड में भी रेड कलर आता है। तो तीनों में कॉपर ऑक्साइड के लिए क्या होता है, रेड कलर आता है। तो यही इन तीनों का प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद मोलिस टेस्ट क्या है। मोलिस टेस्ट का जो है, जब कार्बोहाइड्रेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के लिए दोगे, ठीक मतलब एक साथ मिला दोगे, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, और डिहाइड्रेशन होने के बाद वो क्या देता है, फारफ्यूराइल डेरिवेटिव देता है। फारफ्यूराइल डेरिवेटिव, अगर वो पेंटोस शुगर रहेगा तो वो फारफ्यूराइल देगा, और अगर हेक्सोस शुगर है तो वो देगा हाइड्रोक्सीमिथाइल फारफ्यूराइल। ठीक है, और उसके बाद वही फारफ्यूराइल कंपाउंड अल्फा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये अल्फा नेफ्थोल कहाँ पे है, मोलिस टेस्ट का जो रिएजेंट है वहाँ पे में है अल्फा नेफ्थोल। तो वो फारफ्यूराइल कंपाउंड जो है वो अल्फा नेफ्थोल के साथ रिएक्ट करके कॉन्डेंस्ड होता है, और उसी का कलर क्या होता है, वायोलेट पर्पल। सो यही मोलिस टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद सेल्यूवानॉफ। सेल्यूवानॉफ में क्या होता है, वो जो फ्रुक्टोज है, सेल्यूवानॉफ किसके लिए, कीटोहेक्सोस जैसे कि फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज रिएक्ट करता है HCl के साथ। वहाँ पे रिएजेंट में तुम लोगों को HCl रहता है। सो जो HCl है वो HCl क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू फारफ्यूराइल डेरिवेटिव ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, और ये जो फारफ्यूराइल डेरिवेटिव ऑफ फ्रुक्टोज, ये सेम वहाँ पे भी कॉन्डेंस कर रहा था। वहाँ पे अल्फा नेफ्थोल के साथ कॉन्डेंस कर रहा था मोलिस टेस्ट में। यहाँ पे रिजोर्सिनल के साथ कॉन्डेंस कर रहा है। तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका कलर जो है रेड होता है। तो इसीलिए चेरी रेड कलर PPT मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन का जो टेस्ट है, ये दोनों टेस्ट ये तो और भी आसान है। इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन है यहाँ पे हीट करता है, और हीट करने के लिए हीट करने के वजह से क्या होता है, प्रोटीन डिनेचुरेशन होता है। और जब डिनेचुरेशन होता है, वहाँ पे प्रेजेंट जो जैसे कि एल्बुमिन रहता है, वो सब क्या होता है, हीट सेंसिटिव होता है, इसीलिए उसका कोआगुलम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कोआगुलम है वो फिजिबल हो जाता है। ठीक है, और जब ग्लेशियल एसिटिक क्यों देते हैं, वो उसका मतलब क्वेश्चन में वहाँ पे सब कुछ इंक्लूड किया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेलार्स लैक्टिक एसिड। हेलार्स सेम, यहाँ पे भी क्या होता है, प्रोटीन डिनेचुरेशन होता है। यहाँ पे किसके वजह से हो रहा था, हीट की वजह से। यहाँ पे किसके वजह से हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स किया गया है, इसीलिए इसका भी डिनेचुरेशन हो रहा है। जब प्रोटीन का डिनेचुरेशन होता है, वो वाइट कोआगुलेशन फॉर्म करता है, या फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वाइट कलर एक रिंग एट द जंक्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब बनता है। ठीक है, उसके बाद है रोथेरास टेस्ट। रोथेरास टेस्ट भी ये भी इजी है। क्या है, वो यहाँ पे जो एमोनिकल मीडियम है, एमोनिया दिया था ना। ठीक है, तो एमोनिकल मीडियम में जो कीटोन बॉडी है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। ये रिएजेंट में था। सो ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका कलर जो है वो पर्पल कलर होता है। और ये जो रोथेरास टेस्ट है, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है, इसके लिए पॉजिटिव नहीं देता है। ठीक है, सिर्फ ये एसीटो एसीटेट एंड एसीटोन के लिए ही पॉजिटिव देता है। ठीक है, उसके बाद हेज सल्फर टेस्ट।
हेज सल्फर टेस्ट यहाँ पे ये तो और भी आसान, मैंने इसको बोल ही दिया था कि बाइल सॉल्ट जो है वो सरफेस टेंशन कम करा देता है, क्योंकि ये बाइल सॉल्ट एक सर्फेक्टेंट है, ठीक है। सो सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है। जब कम कम हो गया उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर सिंक करता है, वो जो सैंपल था उसमें सल्फर पाउडर सिंक होता है, ठीक है। उसके बाद है आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट का भी अगर प्रिंसिपल चाहिए तो यहाँ पे तुम ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है, तुम इससे बोल सकते हो, वो बहुत कम पूछता है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन टेस्ट है वो ये तुम लोगों को डायरेक्ट वहाँ पे परफॉर्म नहीं किया करने के लिए देगा। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, एक माइक्रोस्कोप दिया रहेगा, वहाँ पे पहले से ही ऑक्सीजन टेस्ट परफॉर्म किया हुआ रहेगा। तो तुमको वो देख के उसका जो क्रिस्टल्स का शेप आया है उस शेप को देख के तुम्हें बोलना है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है। जैसे कि वो माल्टोज है, मतलब माल्टोसाजन फॉर्म कर रहा है, या फिर वो लेक्टोज है, इसका मतलब लेक्टोसाजन फॉर्म कर रहा है। तो तुम्हें उसको देख के बोलना है, ठीक है। जैसे कि अगर तुम जो माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, अगर इस टाइप का शेप आ रहा है, जैसे कि पाउडर पफ, कॉटन बॉल या फिर हेज हॉन्ग शेप का आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो लेक्टोज होगा। और अगर वो माइक्रोस्कोप में तुमको इस टाइप का कुछ शेप मिल रहा है जो एक सनफ्लावर का जैसा दिखता है, ठीक है। तो अगर उस टाइप का शेप आ रहा है तो इसका मतलब है वो माल्टोस प्रेजेंट है, ठीक है। और इन द सेम वे अगर वहाँ पे निडल लाइक शेप मिल रहा है तो वो क्या हो सकता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मैनोज हो सकते हैं। क्यों ये तीनों क्यों निडल शेप दिया रहा है, बातें देता है, ये तुम लोग को बाद में मतलब क्वेश्चन में इंक्लूड किया है, ये तुम लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है, ये फिर से इजी होता है। यहाँ पे एक रिएजेंट, मेन रिएजेंट जो है वो होता है फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इसीलिए इस टेस्ट को फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो एसिडिक मीडियम में एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन टेस्ट है ये रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव टेस्ट है, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कीटोन एंड एल्डिहाइड ग्रुप है। तो पहले जो फिनाइल, जनरली यहाँ पे 3 फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड रिएक्ट करता है उस रिड्यूसिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो पहला जो 2 कार्बन है उन दोनों कार्बन में, ठीक है। तो पहले क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप में रिएक्ट करता है वो फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। और ये करके क्या बनाता है, फिनाइल हाइड्रोजन बनाता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट में मोर फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड रिएक्ट करेगा, उसके बाद लास्ट में एक ऑक्सीजन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यही इसका प्रिंसिपल है। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को प्रिंसिपल पूछ सकता है। और उसके बाद ये तुम लोगों को स्पॉटिंग में दिया रहेगा माइक्रोस्कोप में, उसका शेप देखना है, देख कर तुम्हें बताना है वो लेक्टोसाजन है या माल्टासाजन है, ग्लूकोसाजन, फ्रुक्टोसाजन, ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये साइड मैंने तुमको बता दिया है। उसके बाद अगर तुम लोग ये सब क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो तो तुम लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को इंक्लूड कर दिया है, सारा जितना भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले तो वो प्रिंसिपल पूछ सकता है। उसके बाद जो टेस्ट है वहाँ पे पहले जो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कर रहे हो वो अगर यूरिन में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ग्लाइकोसियूरिया है। और ग्लाइकोसियूरिया का मोस्ट कॉमन कॉज जो है सबको पता है वो है डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़, इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया में डायबिटीज़ बहुत कॉमन होता है। तो हमको वहाँ पे ये फ्लो चार्ट भी जानना वाला है, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सब में तुम लोगों को इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है। सो ये जो है WHO और इंडिया अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन जो है, ये दोनों ये साइड देते हैं, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम ही रहता है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, एक 110 बोलता है और एक 100 बोलता है। शायद अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो है उसके हिसाब से ये 100 है और बाकी WHO के हिसाब से ये 110 है, इस टाइप से है, ठीक है। सो जो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 110 मिलीग्राम पर DL है। तो अगर वो 110 एंड 126 के बीच, मतलब 110 टू 125 है, तो वो एक प्री डायबिटिक बोल देंगे, ठीक है। वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये याद रखने से प्री डायबिटिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। सो 110 टू 125 है वो प्री डायबिटिक है। उसके बाद अगर वो 126 या फिर उससे ज़्यादा है तो वो क्या होगा, डायबिटिक हो जाएगा। द सेम वे ये ओजरिटी ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसके वो टेस्ट के बाद मतलब 2 आवर्स के बाद उसका अगर वैल्यू देखोगे तो फिर ये मैंने अच्छे से बाद में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। 140 मिलीग्राम पर DL
अगर उससे नीचे आ रहा है इसका मतलब वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, और अगर 200 या उससे ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब डायबिटिक, और इसके बीच में आएगा तो फिर वो क्या है, प्री डायबिटिक है। ठीक है, उसके बाद HbA1c, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये थोड़ा थोड़ा फॉल्स पॉजिटिव कब कब आ सकते हैं, जैसे कि मैंने ये जो पूरा वीक है इसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ, तो मेरा मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो सकता है, मेरा वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो सकता है ब्लड में, यूरिन में, तो वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो HbA1c है ये हीमोग्लोबिन में मैटर करता है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब एक पूरा 3 महीने का, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का वैल्यू दे देता है। तो ये मतलब ज़रा अच्छा टेस्ट होता है। तो इसमें अगर 5.7 से परसेंटेज से अगर नीचे आ रहा है इसका मतलब वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, और अगर वो 6.5 या उससे ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब वो डायबिटिक है, और इसके बीच में आएगा तो प्री डायबिटिक है। ठीक है, उसके बाद है रैंडम प्लाज्मा। किसी भी टाइम में तुम जा रहे हो और उसके बाद वहाँ पे तुम ग्लूकोज चेक कर रहा हो, उसके बाद वहाँ पे अगर 130 से नीचे आ रहा है इसका मतलब है वो तुम नॉर्मल हो, और 200 या उससे ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब वो तुम डायबिटिक हो, बीच में आ रहे तो प्री डायबिटिक। ठीक है, उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई डू सम शुगर डू नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट इन द बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट। ठीक है, सो बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट इसका तो आंसर तुम लोगों को पता ही है, क्योंकि कुछ शुगर रिड्यूसिंग शुगर होता है और कुछ शुगर नॉन रिड्यूसिंग है। क्योंकि कुछ शुगर नॉन रिड्यूसिंग है इसीलिए ये रिड्यूसिंग टेस्ट नहीं देता है, ये तो सबको पता है। उसके बाद क्यों नॉन रिड्यूसिंग है, ये तुम लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री में मिला था कि क्योंकि कुछ शुगर में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड कुछ शुगर में फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जिसमें फ्री एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा वही रिड्यूसिंग शुगर होगा। अगर वहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसका जैसे कि सुक्रोज उसमें नहीं है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, इसीलिए कुछ शुगर जिसमें फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है वो शुगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, उसका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है, दोनों ही रिड्यूसिंग टेस्ट है। तो इसमें डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि दोनों का रिएजेंट अलग अलग है, और क्या है ये मैंने पहले तुम लोगों को बताया है। तो दूसरा क्या हो सकता है, ये जो फेलिंग टेस्ट है इसमें जो फेलिंग सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है वो क्या कैसे प्रिपेयर किया जाता है, पहले फेलिंग सोल्यूशन A एंड B दोनों को मिक्स किया जाता है। इसका मतलब उस वो स्टेबल नहीं होता है, डिफरेंटली मतलब सेपरेटली रखना पड़ता है। तो जो फेलिंग रिएजेंट है वो ज़्यादा अनस्टेबल है, और बेनेडिक्ट में जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव, इसीलिए बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट है फेलिंग्स की कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि बेनेडिक्ट टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव भी है, ये ज़्यादा स्टेबल भी है, और ये जो है ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन भी बता देता है। ठीक है, इसमें मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है वो सेमी सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि जो कलर दे रहा है वो एक रेंज बता देता है, जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जो अगर वहाँ पे रेड कलर आ रहा है इसका मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अगर वो मतलब ऑरेंज में आया इससे थोड़ा सा कम, अभी येलो में आएगा और भी थोड़ा सा कम, इस टाइप से। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको क्वांटिटी ही बता रहा है ये टेस्ट, इसीलिए ये ज़्यादा मतलब अच्छा टेस्ट है। ठीक है, वाई शुड द सॉल्यूशन बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड इन द फेलिंग टेस्ट, ये मैंने अभी बताया है। ये जो A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B, फेलिंग रिएजेंट B, ये दोनों को एक साथ मिला के मतलब फ्रेशली प्रिपेयर करता है, पहले से वो मिला के हुआ नहीं रखते। क्यों, ये क्योंकि ये मतलब स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो यही तुम लोगों का आंसर है। क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, ये फेलिंग टेस्ट में जो ये है क्रिस्टलाइन CuSO4 कॉपर, एंड यहाँ पे सोडियम टार्टरेट रहता है। तो जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे उसमें क्या होता है, कॉपर टार्टरेट फॉर्म करता है। ठीक है, और जो कॉपर टार्टरेट है उसका कलर ब्लू, डीप ब्लू टाइप आएगा। तो जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तुम देखना वहाँ पे डीप ब्लू कलर आएगा। ठीक है, तो जब अगर पहले से ही मिक्स किया हुआ रहेगा तो कुछ देर बाद क्या हो सकता है, कॉपर जो है वो प्रेसिपिटेशन हो सकते हैं। ठीक है, और उसका जो है वो स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो सकते हैं। तो यही सब की वजह से क्या होता है, एयर के प्रेजेंस में आता है ना, सो उसके बाद पहले मतलब वो कॉपर पहले से ही मतलब रिड्यूस हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं भी फॉर्म कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट बन सकते हैं। सो इसीलिए ये जो है फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है बिफोर डूइंग द टेस्ट। ठीक है, उसके बाद व्हिच बायोकेमिकल टेस्ट आर परफॉर्म इन एसिडिक मीडियम एंड व्हिच आर इन बेसिक मीडियम।
सो यहाँ पे तुमको यहाँ पे डायरेक्ट रिएजेंट देख के ही पता चलेगा यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर से भर है। इसका मतलब ये मोल स्टेज जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में किया जाता है। यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है ये एक सॉल्ट है, ठीक है। अगर इसको इसके बाद इसके साथ क्या है, वाटर है, और अगर वाटर के साथ मिला तो वो क्या बन जाएगा, NaOH। ये क्या है, बेस है, मतलब ये क्या है, अल्कलाइन मीडियम में परफॉर्म कर रहा है क्या, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या है, यहाँ पे KOH है। KOH क्या है, ये बेस है। इसका मतलब फेलिंग्स टेस्ट भी जो है ये भी एल्कलाइन मीडियम में प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद बारफाइट टेस्ट। बारफाइट टेस्ट किस में हो रहा है, ग्लेशियल एसिडिक है। इसका मतलब ये एसिडिक एनवायरनमेंट में परफॉर्म हो रहा है। और सेलिवानोस, इसमें भी क्या है, HCl है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये तो 100% क्या होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट। सो ये होगा एसिडिक एनवायरनमेंट और ये दोनों भी एसिडिक एनवायरनमेंट। मतलब बेनेडिक्ट एंड फेलिंग जो रिड्यूसिंग टेस्ट है ये एल्कलाइन एनवायरनमेंट में किया जाता है, और बाकी जो ये तीनों टेस्ट हैं ये तीनों एसिडिक एनवायरनमेंट में किया जाता है, ठीक है। ये तुम प्रिंसिपल में भी बोल सकते हो, ठीक है। व्हाई शुड द सॉल्यूशन, ये हो गया, ये भी हो गया। व्हिच टेस्ट आर कंसिडर्ड एज सेमी क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। एक्चुअली ये सेमी क्वांटिटेटिव ही है। सेमी क्वालिटेटिव मतलब इंटरचेंजली कभी कभी यूज़ किया जाता है, मतलब एग्जामिनर ऐसे बोल देते हैं। एक्चुअली वो क्या है, सेमी क्वांटिटेटिव। ये और ये तुम लोग सबको पता होगा, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। लेकिन बेनेडिक्ट टेस्ट के अलावा भी हीट कोएगुलेशन टेस्ट भी सेमी क्वांटिटेटिव है, और रोथेरास टेस्ट भी सेमी क्वांटिटेटिव। कैसे मैं बताता हूँ, पहले बताते हैं बेनेडिक्ट क्यों है सेमी क्वांटिटेटिव। इसका मतलब ये थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में, ये तो एक्चुअली ये जो जो हम टेस्ट कर रहे हैं अभी, ये तो एस्टिमेशन नहीं है, क्वांटिटी नहीं बता रहा है, ये क्या है, क्वालिटेटिव टेस्ट ही है। लेकिन जो बेनेडिक्ट टेस्ट है ये सेमी क्वांटिटेटिव ही है। इसका मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में भी हमको बता रहे हैं। जैसे अगर ब्लू है ये 0% है, और अगर ग्रीन है ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहा है कि कितना है, लेकिन 0.1 to 0.5 के बीस में ये इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसका परसेंटेज। इन द सेम वे योलो, योलो के लिए 0.5 के 1 के बीस, मतलब एक रेंज। तुमको ये बोलना है क्यों बेनेडिक्ट टेस्ट को सेमी क्वांटिटेटिव बोला जाता है, क्योंकि ये एक कलर डिफरेंस के माध्यम से कॉन्सेंट्रेशन का एक रेंज हमको दिखाता है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं देता है, लेकिन एक रेंज दिया जाता है, तो इसीलिए पूरा क्वांटिटेटिव तो नहीं है, लेकिन सेमी क्वांटिटेटिव है, ठीक है। उसके अलावा भी जो हीट कोआगुलेशन टेस्ट में, इसमें भी अगर ये कोआगुलेशन ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब इसका क्वांटिटी, उसमें प्रोटीन का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको भी क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव बोला जाता है। तो अगर एग्जामिनर पूछ सकते हैं बेनेडिक्ट के अलावा और क्या है, तो तुम ये हीट कोआगुलेशन भी पूछ सकते हो, बोल सकते हो। उसके बाद जो रोथेरास टेस्ट है, इसमें भी अगर ये पर्पल कलर रिंग जो फॉर्म हो रहा है, इसका जो कलर है, इंटेंसिटी ऑफ द कलर अगर ज़्यादा डीप पर्पल कलर आ रहा है, इसका मतलब उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज है, ठीक है। इसीलिए उसको भी सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को क्लास क्या सेकेंड ईयर में मिलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वाई इज ग्लेशियल एसिडिक एसिड एडेड इन द हीट कोएगुलेशन टेस्ट। ग्लेशियल एसिडिक एसिड जो है, जो मेन रीज़न है वो तो यही है कि जो निगेटिव निगेटिव मतलब फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। देखिए क्यों, कि किससे दे सकते हैं, फॉस्फेट से, फॉस्फेट या फिर कार्बोनेट, ये सब भी मतलब अगर सॉल्यूशन में, यूरिन सॉल्यूशन में अगर प्रेजेंट है तो वो भी प्रेसिपिटेट कर सकता है, ठीक है। तो जब हम ग्लेशियल एसिडिक दे देंगे तो वो क्या कर देता है, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट है उसका प्रेसिपिटेशन रोक देता है, तो इसलिए पूरा मतलब उसको डिजोल्व कर दिया जाता है। इसीलिए अगर फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है कार्बोनेट या फिर फॉस्फेट या किसी और सब्सटेंस के लिए, अगर वो फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, कोआगुलेशन ऐसे ही फॉर्म हो रहा है, तो जब हम ग्लेशियल एसिडिक दे देंगे तो वो डिजोल्व हो जाएगा, तो पूरा कोआगुलेशन डिसअपियर हो जाएगा। और अगर वो जो कोआगुलेशन हो और सिर्फ प्रोटीन के लिए ही आ रहा था, तो एसिड क्या कर देगा, डीनेचुरेशन कर देगा, तो इसीलिए और भी ज़्यादा कोआगुलेशन फॉर्म होगा। तो वही कारण है ग्लेशियल एसिडिक। इसके अलावा भी क्या करता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या करता है, उसका जो पीएच है वो उसको कम कर देता है। कितना तक, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच तक ला देते हैं। और आइसो इलेक्ट्रिक पीएच में क्या होता है, तुम लोगों को क्लास सेकेंड ईयर में पढ़ा था तुम लोग क्या, जो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच में क्या होता है, सोल्युबिलिटी सबसे कम होता है। इसका मतलब वो सोल्यूबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन कोआगुलेशन फॉर्म होगा, ठीक है। इसीलिए मतलब किसको सोल्यूबल नहीं कर रहे हैं, वो जो प्रोटीन है इसको कहाँ पे, वाटर पे, ठीक है। उसके बाद व्हाई इज ओनली अपर थर्ड ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड इन द हीट कोएगुलेशन टेस्ट। क्योंकि ये यहाँ पे जो हीट कोएगुलेशन टेस्ट है, पहले सिर्फ अपर 1/3 को ही हीट करना होता है। क्यों, क्योंकि
अपर वन थर्ड मतलब पूरा हीट कर दोगे तो फिर कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर सिर्फ अपर वन थर्ड यूज़ करोगे तो जो लोअर टू थर्ड है वहाँ पे तो कोआगुलेशन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो तुम नीचे से ऊपर तक कंपेयर कर सकते हो कि हाँ यहाँ से तो पूरा मतलब साफ साफ दिख रहा है, ऊपर 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 क्या है, वाइट वाइट कोआगुलम फॉर्म हो रहा है। तो नीचे वाला जो पार्ट है उसको कंट्रोल की तरफ यूज़ करता है, तो इसीलिए सिर्फ अपर जो वन थर्ड है उसी को हीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाई शुगर टेस्ट इज की व्हिच शुगर टेस्ट इज हीट एंड टाइम स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहाँ पे बारफोइट एंड सेलिवानोव जो है इन दोनों को हीट एंड टाइम स्पेसिफिक बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिकमेंडेड टाइम है, यहाँ पे मैंने क्या बताया 30 एंड 30, तो कुछ बुक में थोड़ा सा अलग भी है, ठीक है। तो अगर उस रिकमेंडेड टाइम पीरियड से ज़्यादा, मतलब जैसे कि तुमने बारफोइट को पूरा मतलब 5 मिनट तक हीट कर दिया, तो वो फॉल्स पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है। उसमें मोनोसेक्राइड नहीं डाइसेक्राइड भी है, तब भी वो मतलब पॉजिटिव दे देगा इस टाइप से। तो इसीलिए पूरा मतलब जितना टाइम तक इतना हीट करना है उतना ही टाइम तक हीट करना होता है, उससे बहुत ज़्यादा करोगी तो फिर वो फॉल्स पॉजिटिव दे सकते हैं, इसीलिए वो पूरा हीट एंड टाइम स्पेसिफिक होता है। तो एग्जामिनर पूछ सकते हैं उसमें से भी कौन ज़्यादा हीट एंड टाइम स्पेसिफिक है, तो सेलिवानोव्स और बारफोइट में से भी बारफोइट ज़्यादा टाइम स्पेसिफिक होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपन इफ बारफोइट एंड सेलिवानोव्स टेस्ट इज हीटेड फॉर मोर देन रिकमेंडेड टाइम, तो वही क्वेश्चन है। तो बारफोइट में क्या होता है, मोनोसेक्राइड पॉजिटिव देता है। तो अगर मैं हीट कर रहा हूँ ज़्यादा टाइम के लिए, मैं मान लिया मैंने 10 मिनट के लिए हीट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, जो डाइसेक्राइड है डाइसेक्राइड भी मतलब मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो उसके बाद वो भी पॉजिटिव दे सकता है। इन द सेम वे सेलिवानोव्स क्या हो रहा है, कीटोहेक्सोस को दे रहा है, तो जो एल्डोहेक्सोस है वो भी मतलब ये टेस्ट को पॉजिटिव दे सकता है। इसका मतलब बेसिक में क्या होता है, ये निगेटिव जो निगेटिव देता है वो भी पॉजिटिव दे सकता है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव आंसर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेम सम बाइल एसिड, ये जब तुम बाइल सॉल्ट करोगे उसमें पूछ सकता है उस बाइल एसिड का नाम बताओ या फिर कुछ बाइल सॉल्ट का नाम बताओ जो कि हमारे बॉडी में फॉर्म होता है। जैसे बाइल एसिड जैसे कि कोलिक एसिड, सिनोडियोक्सीकोलिक एसिड, ये दोनों जो है ये प्राइमरी बाइल एसिड है, ठीक है। और ये दोनों है जो है डिऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड, ये दोनों सेकेंडरी बाइल एसिड है, ठीक है। ये प्राइमरी बाइल एसिड है। प्राइमरी बाइल एसिड को ही बैक्टीरिया ने इंटेस्टाइन में सेकेंडरी बाइल एसिड को तक मतलब कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट, ये दोनों क्या है, बाइल सॉल्ट है। ये बाइल सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, कॉन्जुगेशन होता है लिवर में, तो ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइल एसिड एंड बाइल सॉल्ट, यही है कि बाइल एसिड से बाइल सॉल्ट मतलब बनाया जाता है। तो बाइल एसिड का जब कॉन्जुगेशन होगा तब बाइल सॉल्ट फॉर्म होता है। जैसे कि ये क्या है, ग्लाइकोकोलेट किससे किससे बनता है, मतलब ग्लाइकोकोलेट जो है ये कोलिक एसिड प्लस प्लस जो ग्लाइसिन, ये दोनों का जब कॉन्जुगेशन होगा लिवर में तब क्या बोलता है, ग्लाइकोकोलिक एसिड। इन द सेम वे जो जब कोलिक एसिड एंड टोरिन, तो इन दोनों का कॉन्जुगेशन होता है तब वो टोरोकोलेट बनते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। सो बाइल एसिड से बाइल सॉल्ट बनता है, किस माध्यम से, कॉन्जुगेशन में। कहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, लिवर में। जैसे मैं प्राइमरी बाइल एसिड से सेकेंडरी बाइल एसिड कहाँ पे बनता है, इंटेस्टाइन में, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है। Which test give positive result with सुक्रोज, ये सिर्फ रिवीजन होने के लिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है। सुक्रोज जो है वो क्या है, एक डाइसेक्राइड है, और डाइसेक्राइड में भी वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। इसका मतलब वो क्या, पहले तो तुम मोलिस टेस्ट करोगे, मोलिस टेस्ट सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है तो फिर मोलिस टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। उसके बाद तुम आयोडीन टेस्ट कर रहे हो, आयोडीन टेस्ट में क्या है, पॉलीसेक्राइड को पॉजिटिव देता है एंड मोनो एंड डाइसेक्राइड को नेगेटिव देता है। तो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, इसीलिए उसको नेगेटिव दे देगा। उसके बाद तुम बेनेडिक करोगे, बेनेडिक में भी क्या होगा, बेनेडिक रिड्यूसिंग शुगर को देता है, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, इसमें एल्डिहाइड, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है, इसीलिए सुक्रोज क्या देगा, निगेटिव देगा। लेकिन कब पॉजिटिव दे सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो अगर सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो अगर हाइड्रोलाइसिस करने के बाद तुम बेनेडिक टेस्ट कर रहे हो तो तब सुक्रोज भी पॉजिटिव दे सकता है, ठीक है। उसके बाद कीटोन बॉडीज आर सिंथेसाइज फ्रॉम, ठीक है। कीटोन बॉडीज कहाँ से सिंथेसाइज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम से। एसिटाइल अगर तुम्हें पूछ सकता है एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से फॉर्म हो सकता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कब बनता है, मतलब ऑक्सीडेशन कब होता है फैटी एसिड, मतलब जैसे कि तुम
कुछ खा नहीं रहे हो, स्टारवेशन में हो, तुम प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में हो, तो तुम्हारा क्या होगा, फैट्स का ऑक्सीडेशन होगा, उससे एनर्जी निकलेगा। ठीक है, तो फैट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फैट्स का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनेगा, कीटोन बॉडी सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो तुम एक कोस कीटोन बॉडी यूरिन में प्रेजेंट होने का एक कोस तुम बता ही पाओगे कैसे, जब मतलब तुम प्रोलॉन्ग स्टारवेशन कर रहे हो तब क्या हो सकता है, कीटोन बॉडीज कर सकते हैं वही। सो व्हाट आर द कीटोन बॉडीज फॉर्म और प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ये मैंने पहले ही बता दिया। तीन कीटोन बॉडी था, एसीटोन, एसिटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। उसमें से एसीटोन एंड एसिटोएसीटेट रोथेरा स्टेज है, उसको पॉजिटिव दे देता है, लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट पॉजिटिव नहीं देता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली कीटोन बॉडीज नहीं होता है। ठीक है, वो फंक्शनली होता है, इसीलिए वो मतलब इसको फॉल्स कीटोन बॉडी भी बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का। ठीक है, उसके बाद वाई सल्फर पाउडर सिंक इन पॉजिटिव है सल्फर टेस्ट, क्यों सिंक कर रहा है सल्फर पाउडर, बाइल एसिड जब है, इस सल्फर टेस्ट में बाइल एसिड प्रेजेंट है, और बाइल एसिड एक सर्फेक्टेंट की तरफ यूज करता है। ठीक है, काम करता है, तो बाइल एसिड एक सर्फेक्टेंट है, और सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सो क्योंकि है सल्फर टेस्ट में जो बाइल टेस्ट है, अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वहाँ पे बाइल सॉल्ट है, और बाइल सॉल्ट क्या करेगा, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा, इसलिए सल्फर पाउडर सिंक हो जाएगा। तो और भी सर्फेक्टेंट का नाम बताओ, सर्फेक्टेंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारा जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक तो बाइल सॉल्ट है, उसके बाद एक तुम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, लंग्स में प्रेजेंट होता है डाईपाल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोनिन, ऐसे इस नाम से, जो तो टाइप 2 एल्वियोलर सेल ऐसे वहाँ पे सिंथेसिस होता है ना। सो वो, उसके बाद लेसिथिन, ये भी एक सर्फेक्टेंट का काम करता है, स्फिंगोमाइलिन, ये भी एक सर्फेक्टेंट है। ठीक है, तो ये सब हमारा बॉडी में पाया जाता है सर्फेक्टेंट। ठीक है, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। व्हाई डू ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मेनोज ऑल गिव निडल लाइक क्रिस्टल इन द ओसाजन टेस्ट। ठीक है, तो पहले तो तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या मेनोज को ओसाजन टेस्ट में, तो वो टाइम का वेरिएशन होता है, अलग अलग टाइम में, मतलब ग्लूकोज अगर पहले दे रहा है, उसके बाद फ्रुक्टोज, इस टाइप के मतलब। ठीक है, तो वो तुम देख सकते हो बुक में, तो वो जो है वो तीनों निडल लाइक क्रिस्टल क्यों दे रहा है। ठीक है, तो उसको, अच्छा, उसमें जो ओसाजन टेस्ट में है, वो उसमें जो फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड है, वो सिर्फ कार्बन 1 एंड कार्बन 2 में ही मतलब काम करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, बाकी कार्बन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मेनोज, ये डिफरेंस होता है कार्बन 1 और कार्बन 2 के अंदर ही। बाकी जो 6 कार्बन होता है ना, तो 6 कार्बन में से बाकी जो नीचे वाला 4 कार्बन है, वो तीनों का सेम ही होता है, ऊपर में एक का कीटोन होगा। ठीक है, बाकी ग्लूकोज एंड मेनोज जो है वो एल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज तो कीटोन है, मतलब सेकेंड में वेरी कर रहा है। उसके बाद ये जो ग्लूकोज और मेनोज, ये दोनों भी सेकंड वाला कार्बोहाइड्रेट में ही वेरी करता है, ये दोनों एनोमर होता है, एक में अगर OH इस साइड में है, दूसरा में OH उल्टा साइड में है, यही डिफरेंस है, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मेनोज, नीचे वाला हिस्सा जो 4 कार्बन है, वो तीनों का सेम है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है, वो तो ओसाजन मतलब फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड ही रिएक्ट करके तीनों का सेम बना दिया है। इसीलिए ये तीनों जो है, तीनों का मतलब वेरिएशन सिर्फ C1 एंड C2 कार्बन में ही होता है, इसीलिए ये तीनों का टेस्ट में निडल शेप क्रिस्टल दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ रोथेरास टेस्ट, पॉजिटिव रोथेरास टेस्ट। ओके, रोथेरास टेस्ट जो है वो मतलब जैसे कि कीटोन बॉडीज कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी मतलब तुम मिल सकते हैं यूरिन में, जैसे कि प्रेगनेंसी में तुमको फिजियोलॉजिकली भी मतलब मिल सकता है कीटोन बॉडीज। ठीक है, उसके बाद पैथोलॉजिकल कॉज क्या हो सकता है, डायबिटिक कीटोसिरोसिस हो सकता है, या फिर तुम हाइपरइमेसिस ग्रेविडा, जो प्रेगनेंसी के टाइम मतलब अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, उस टाइप एक डिजीज है, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन ठीक है, तो उसमें भी तुम लोगों को ये रोथेरास टेस्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉज ऑफ प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन कब यूरिन में प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि जिसमें तुमको हेलार्स नाइट्रिक एसिड और ये हीट कोआगुलेशन टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटीन यूरिया है। प्रोटीन यूरिया कब प्रेजेंट हो सकता है, तो स्टेरनस एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर तुम्हारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फिर तुम लोगों का तो UTI है, या मल्टीपल माइलोमा है। ठीक है, तो ये सब डिजीज में तुम्हारा क्या हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज मतलब एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, जिससे ऊपर अगर ग्लूकोज गया ब्लड में इसका, तो वो
मतलब किडनी से मतलब इसका मतलब वो यूरिन में मिल जाएगा, ठीक है। पहले ब्लड में ज़्यादा हुआ, उसके बाद यूरिन में ज़्यादा हुआ। तो अगर ब्लड में 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया, ये थ्रेशोल्ड है, इससे ज़्यादा हो गया तो फिर वो और मेटाबॉलाइज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, यूरिन में एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। तो ये है थ्रेशोल्ड, रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज 180 मिलीग्राम पर डीएल। मतलब किसी एक डायबिटीज़ पेशेंट का अगर 180 मिलीग्राम से भी ज़्यादा मिल जाए तो उसका यूरिन में भी ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन है रेनल ग्लाइकोसियूरिया बोल के, वो तुम जब मैं ओजीटी पढ़ाऊँगा तब बोल देंगे। सो जो रेनल ग्लाइकोसियूरिया है वहाँ पे क्या होता है, जो रेनल थ्रेशोल्ड है वो ही कम हो जाता है, ठीक है। तो जब रेनल थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा, जैसे कि तुम्हें 120 मिल गया, जैसे कि रेनल थ्रेशोल्ड 120, इसका मतलब तुम 120 से ऊपर ही जाएगा तब भी तुम्हारा क्या हो सकता है, हो जाएगा, यूरिन में ग्लूकोज मिल जाएगा। तो वही एक कंडीशन होता है रेनल ग्लाइकोसियूरिया बोल के, ठीक है। सो कॉज ऑफ ग्लाइकोसियूरिया मतलब ग्लूकोज कब कब प्रेजेंट हो सकता है यूरिन में, सेम ये जो है ये सब में लिख सकते हो, फिजियोलॉजी कंडीशन, कीटोन बॉडी का, इसमें भी लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो। कॉज ऑफ ग्लाइकोसियूरिया, ठीक है। कॉज ऑफ ग्लाइकोसियूरिया क्या हो सकता है, स्टेनस एक्सरसाइज, तुम बहुत एक्सरसाइज कर रहे होते हो, उसके बाद डायबिटीज मेलाइटस एंड जो रेनल ग्लाइकोसियूरिया, लेवल नहीं है, रेनल ग्लाइकोसियूरिया में भी तुम्हारा मतलब ग्लूकोज यूरिन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड इन यूरिन, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे पूछा था जब मैं मतलब भाई देने के लिए गया था। तो ये हालांकि मतलब ब्लड यूरिन में मिलना है ऐसा कोई टेस्ट हमने किया नहीं, लेकिन ये मतलब इसके साथ मिलता है जो प्रोटीन यूरिया। यहाँ पे प्रोटीन कब मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। और एक सिंड्रोम है जिसका नाम है नेफ्राइटिक सिंड्रोम, जब यूरिन में क्या मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, तब नेफ्राइटिक सिंड्रोम। जैसे कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में प्रोटीन भी यूरिन में मिलता है एंड ब्लड भी मिलता है, लेकिन ब्लड ज़्यादा मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम जिसे, ठीक है। सो जब नेफ्राइटिक सिंड्रोम होगा तब भी ब्लड यूरिन में ज़्यादा मिलेगा, ग्लोमेरुलर, जैसे कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या फिर कुछ भी एक्यूट किडनी डिजीज, या फिर ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये सब में भी क्या होगा, ब्लड मिल सकता है। रेनल स्टोन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब में तुम्हें यूरिन में ब्लड मिल सकते हैं। तो यही सब क्वेश्चन था जो ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हें पूछ सकता है ये वाले टेस्ट में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मतलब यूरिन टेस्ट में, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे अब एस्टिमेशन वाले पोर्शन में, ठीक है।